वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का इनॉग्रेशन आज भारत मंडपम में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 80 देश के 1200 लोग होंगे शामिल। भूटान के राजा का 8 दिवसीय भारत दौरा। चीन से सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। 3 से 10 नवंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे भूटान के राजा। पीएम मोदी की डिग्री मामले में आज होगी सुनवाई। गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि केस। लैंड फॉर जॉब्स केस में अब 29 नवंबर को सुनवाई। आरोपियों ने चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए मांगा समय। कोर्ट में जमा कराया पासपोर्ट। रायपुर भिलाई में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। ड्राइवर के घर 2.5 करोड़, रायपुर में कार से 3 करोड़ 12 लाख कैश जब्त। पैसा चुनाव में खपाने का शक। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। AQI 400 के पार। 5वीं तक की कक्षाएं 2 दिन के लिए बंद। हवा सुधारने के लिए दिल्ली NCR में GRAP 3 लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है, जहां पर रामगढ़ ताल क्षेत्र के चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों का होगा सम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे मौजूद। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, मंत्री असीम अरोड़ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर में रहेंगे मौजूद। बता दें कि मुख्यमंत्री 271 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। 271 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। वहीं 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और 51 का होगा शिलान्यास। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन में होंगे सम्मिलित। गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों का होगा सम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और मंत्री असीम अरोड़ भी रहेंगे मौजूद। 271 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और 51 का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। रामगढ़ ताल क्षेत्र के चंपा देवी पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री। गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों का होगा सम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे मौजूद। बता दें कि मुख्यमंत्री 271 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, जहां पर वो तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आएंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर तकरीबन दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे और वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही वो गोरखपुर वासियों को 271 करोड़ की सौगात भी देंगे, जिसमें विभिन्न कार्य है। सीएम योगी साथ ही आपको बता दें DVN PG कॉलेज में 2 दिवसीय दौरे जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का चल रहा है उसमें जाके ये उद्घाटन करेंगे और उसमें सभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 10 बजे दिग्विजय PG कॉलेज एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से पर्यावरण प्रौद्योगिकी
एवं सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी जाएंगे, जहां वो दो लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पे वो सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 271 करोड़ के लाभ का जो वो गोरखपुर में नींव रखेंगे, परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिससे लोगों को काफी अच्छा खासा गोरखपुर वासियों को लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पे आज रात जो है विश्राम गोरखनाथ मंदिर अपने आवास पे ही करेंगे और सुबह उठ के हो सकता है कि वो जनता दरबार भी लगाएं, जहां दूर दूर से आए फरियादियों की समस्या को भी मुख्यमंत्री सुनेंगे और उसको निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों के लिए आदेश भी दे सकते हैं। तो चूंकि बिल्कुल, अगर मुख्यमंत्री देखा जब भी जाए तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते नजर आएंगे और तमाम कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री के हैं। लेकिन साथ ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर और तमाम अन्य मंत्री भी गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो तमाम मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी उनके साथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं? क्या कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होने के लिए सब पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में जो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं सतत ग्रामीण विकास विषय पर जो कार्यक्रम आयोजित है, इसके लिए तमाम जो है मंत्री और मंत्री के जो मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे, उनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौके पर पहुंचेंगे। जिससे चूंकि ये देखिए ये बाकायदे जो बड़ा कार्यक्रम है, ये भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से आयोजित की गई है, तो निश्चित तौर से इसमें कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे और तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और वहां पर जो है सभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, देखा जाए तो 2 दिवसीय दौरा है जिसमें तमाम कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री के और उनके साथ तमाम मंत्री भी पहुंच रहे हैं, जिसमें यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, जहां पर आज वो कई तमाम कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कल वो हमेशा की तरह जब अपने गोरखपुर दौरे पर रहते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल जनता दरबार भी मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर तमिलनाडु में पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलू के परिसरों पर हुई है छापेमारी। खबर में आपको बता दें, जहां तमिलनाडु में पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलू के परिसरों पर हुई है छापेमारी। आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की। बता दें कि आयकर विभाग की टीमों ने की है छापेमारी और पीडब्ल्यूडी मंत्री ईवी वेलू के 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ईडी के द्वारा छापेमारी चल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। जल जीवन मिशन में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पड़ा है छापा। ईडी राजस्थान में 25 से अधिक स्थानों पर ले रही है तलाशी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी मंत्री के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी तक क्या कोई सूत्र के द्वारा कुछ पता चलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके यहाँ पर सुबह से जो है लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में चुनाव का दौर है और ऐसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लगातार जो है छापेमारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में आयकर विभाग के द्वारा ये सारी तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है। 25 से अधिक ठिकानों पर जो है ये पूरा मामला जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान में जो है जल ही जीवन शक्ति करके एक योजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के जो है जल से संबंधित है। लेकिन उसमें लगातार 40 से ज्यादा ठिकानों पर जो है आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल का नाम आ रहा है, उनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है। और इसमें अहम कड़ी बात निकल कर यही आ रही है कि लगातार जिस तरीके से छापेमारी हो रही है उसको लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है। और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य किसी दल की बात करें तो लगातार ईडी की जितनी भी कार्रवाई है उसको लेकर निशाने पर ले रहे हैं।
जी, तो देखा जाए तो जल जीवन मिशन में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, तो उसमें जो तमिलनाडु के पीडब्ल्यूडी मंत्री है और साथ ही आपने एक आईएएस भी बताया कि एक आईएएस के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जो जल जीवन मिशन में, तो क्या इसमें अन्य भी किसी का नाम निकलकर सामने आ रहा है जिस पर ईडी जो है वो अपना शिकंजा कस सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मंत्री महेश जोशी का नाम खुलकर सामने आ रहा है। दूसरा आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल का नाम है, जिनमें दोनों लोगों को बात करें तो दोनों लोगों के 40 से ज्यादा ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। और मैं आपको बता दूं सुबह 8 बजे से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किरण लाल मीणा जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस जल मिशन शक्ति में एक घोटाले की लेकर एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अगस्त के महीने में ही एक जांच हुई थी और एबीसी ने जो है रंगे हाथों कई अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, जिसके बाद ये जांच लगातार इतनी तेजी से की गई कि ईडी ने इसको अपने हाथ में लेकर ऐसी जांच की कि अब मंत्री और आईएएस अधिकारी तक भी ये आज पहुंच चुकी है। जी जी, तो देखा जाए तो जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, जो ईडी का शिकंजा है वो तमाम लोगों पर कसता नजर आ रहा है। साथ ही ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ईडी है वो लगातार शिकंजा कस रही है, तमाम लोगों को अपने घेरे में ले रही है और तमाम मंत्री और आईएएस अधिकारियों के घर पर छापेमारी चल रही है। तो ईडी पर जाहिर तौर पर जब भी ईडी कोई कार्रवाई करती है तो लोग बीजेपी पर निशाना साधते हैं। तो क्या इस प्रकार की भी कोई सूचना सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि ईडी की कार्रवाई जब भी होती है, बात करें चाहे आम आदमी पार्टी पर होती है या अन्य किसी पार्टी के दल पर होती है, किसी नेता पर होती है, तो सबसे पहले साफ तौर पर जो मैं आपको बता दूं जो शब्दों की प्रक्रिया है या पहाड़ है वो यही है कि ईडी कोई भी कार्रवाई अपनी इच्छा से नहीं करती है या अपनी मर्जी से नहीं करती है। साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था कि ये जो कुछ भी पूरा घटनाक्रम घटा जा रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का सुनियोजित साजिश है, जिसके तहत वो लगातार विपक्ष को दबाने के लिए इस तरीके की घटनाएं करते रहते हैं ताकि विपक्ष डरा रहे, दबा रहे। और ईडी की घटनाएं लगातार जिस तरीके से हो रही है, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और अब तमिलनाडु भी है, तो इस प्रकार की जो जांच होती है उसको लेकर पूरा विपक्ष लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से ईडी अपनी कार्रवाई करता है उस दौरान बीजेपी पर निशाने साधे जाते हैं विपक्ष के द्वारा। शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में पीडब्ल्यूडी मंत्री एवी वेलू के परिसर पे छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आयकर विभाग की टीम लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, जहां पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। साथ ही आईएएस अधिकारी और मंत्रियों के घर भी ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बता दें कि जल जीवन मिशन में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आ रहा है, जिसके तहत ईडी छापेमारी कर रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। जल जीवन मिशन में मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, जिसको लेकर के ईडी लगातार तमाम ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई करती नजर आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से खबर हम आपको बता दें, जहां पर अमरोहा में मानवता हुई शर्मसार। सड़क पर हादसे का शिकार हुआ था युवक। नेशनल हाईवे 9 पर शव को रौंदते रहे वाहन। पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की खुली पोल। हाईवे पर सोती रहे पुलिस, शव को कुचलते रहे वाहन। पुलिस ने शव के टुकड़े को झाड़ू लगाकर सड़क से समेटा। अज्ञात वाहन ने राहगीर को रौंदा, युवक की हुई मौत। थाना डिडौली क्षेत्र के चौधरपुर नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से मानवता शर्मसार होती नजर आ रही है। एक युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद उस युवक को कई वाहन रौंदते नजर आए। नेशनल हाईवे पर शव को रौंदते रहे वाहन। पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की भी पोल जो है वो खुलती नजर आ रही है। बता दें कि एक युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था, उसके बावजूद उसे कई वाहन रौंदते दिखाई दिए। वही वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक के शवों के जो टुकड़े हैं उन्हें पुलिस झाड़ू के द्वारा समेटती नजर आ रही है। कैसे पुलिस कर्मियों के द्वारा झाड़ू लगाई जा रही है हाईवे पर और
जो युवक जो सड़क हादसे का शिकार हुआ था उसके शव के टुकड़ों को खुद पुलिस के द्वारा झाड़ू लगाकर समेटा जा रहा है। ये बेहद शर्मसार घटना सामने आ रही है, जहां पर एक युवक जो है वो हादसे का शिकार हुआ था। नेशनल हाईवे 9 पर एक युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद युवक को कई वाहन रौंदते रहे और इसके बाद जब पुलिस काफी समय बाद पहुंची तो पुलिस के द्वारा झाड़ू लगाकर युवक के शव के टुकड़ों को समेटा गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी के द्वारा झाड़ू लगाई जा रही है। इससे अंदाजा साफ समझ में आता है कि जो युवक के शव के टुकड़े हैं वो झाड़ू के द्वारा समेटे जा रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत हुई है। बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से जो युवक है उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद कई वाहन उस युवक के शव को रौंदते रहे, जिससे शव के कई टुकड़े हो गए और जिसके बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के द्वारा झाड़ू लगाकर युवक के शव को समेटा गया। युवक के शव के टुकड़ों को झाड़ू लगाकर समेटा गया। ये नेशनल हाईवे 9 की ये पूरी घटना है। अमरोहा का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर एक घटना हुई थी जिसमें एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सड़क पर युवक का शव पड़ा रहा और उस शव को कई वाहन रौंदते चले गए और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के द्वारा झाड़ू लगाकर युवक के शव को समेटा गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई थी युवक की मौत। थाना डिडौली क्षेत्र के चौधरपुर नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क हादसा हुआ था और उस हादसे में युवक की मौत हो गई थी और उस युवक के शव को कई वाहन रौंदते रहे, जिस कारण युवक के शव के कई टुकड़े भी हो गए। जिसके बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के द्वारा झाड़ू लगाकर शव के टुकड़ों को समेटा गया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरब, अभी तक क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया है कि किस प्रकार से जो है ये हादसा हुआ? क्या अभी तक जो युवक है जिसकी मौत हुई है उसकी पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, बता दें अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है और ये पूरा मामला जो है वो थाना डिडौली क्षेत्र के चौधरपुर नेशनल हाईवे 9 का है, जहां पर जो है ये रात के लगभग 4 बजे के बाद का ये मामला है, जहां पे एक युवक है या महिला है ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसी युवक का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद में लगातार उस पे जो है वो जो वाहन है वो उसे रोनते हुए निकल रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है, जिसमें जो पुलिसकर्मी है वो उसके जो वाहन है उसके इतने इतने टुकड़े में बट जाता है, जिसको वो झाड़ू से सकेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तरह का जो है वीडियो वायरल होने से वो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन में हड़कंप भी है। हालांकि जो है जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसकी ड्यूटी होने के बावजूद भी इतना बड़ा जो है ये दर्दनाक हादसा हुआ है और हादसा होने के बाद में उसमें कुछ न कुछ कितने सारे वाहन निकले होंगे जो वो छोटे छोटे भागों में जो शव है वो तब्दील हो गया है। इतनी देर तक पेट्रोलिंग पुलिस का उस पर ध्यान न जाना ये एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल शीरब, जिस तरह से देखा जाए तो नेशनल हाईवे पर लगातार पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है और उसके बावजूद ऐसी घटना का होना एक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनसे चूक होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से एक युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद कई वाहन युवक को रौंदते चले गए, जिसके बाद युवक का जो शव है वो टुकड़ों में तब्दील हो गया और उसके बाद पुलिस को झाड़ू लगाकर युवक के शव को समेटना पड़ा। फिलहाल युवक की अभी तक किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं हो पाई है और अभी पुलिस आगे की जांच कर रही है और जल्द ही युवक की पहचान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर जांजगीर चांपा से खबर बता दें कि दिल्ली और पंजाब के सीएम का दौरा है आज। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान आज करेंगे रोड शो। सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान करेंगे आज रोड शो। अकलतरा में दोनों सीएम करेंगे रोड शो। आप प्रत्याशी आनंद प्रकाश मिरी के लिए करेंगे प्रचार और प्रसार।
बिलासपुर में बाय रोड अकलतरा पहुंचेंगे दोनों मुख्यमंत्री। अकलतरा में करेंगे रोड शो। बता दें कि अकलतरा के अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया जाएगा। बिलासपुर से बाय रोड अकलतरा पहुंचेंगे दोनों मुख्यमंत्री। अकलतरा के अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन तक किया जाएगा रोड शो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज पंखाजुर दौरा है। बता दें कि चुनावी जनसभा को संबोधित करते दिखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई के समर्थन में करेंगे प्रचार। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई के समर्थन में करेंगे प्रचार। नई घोषणा भी कर सकते हैं सीएम बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई के समर्थन में करेंगे प्रचार। नई घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दोपहर 1:30 बजे आएंगे पंखाजुर और पुराना बस स्टैंड से करेंगे सभा। सीएम बघेल के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज पंखाजुर दौरा। पंखाजुर दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोटाई के समर्थन में करेंगे जनसभा और प्रचार प्रसार। नई घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर भिलाई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर में 5 करोड़ कैश हुए बरामद। भिलाई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर में 5 करोड़ कैश हुआ बरामद। बप्पा दास के घर से 5 करोड़ कैश किया गया जब्त। पेशे से ड्राइवर हैं बप्पा दास। बप्पा दास के घर से 5 करोड़ कैश किया गया जब्त। पेशे से ड्राइवर हैं बप्पा दास। 500 और 2000 के नोट बंडल शामिल। ऑनलाइन सट्टा ऐप की आईडी करते हैं संचालित। भिलाई में ईडी की बड़ी कार्रवाई आई सामने। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर में 5 करोड़ कैश किया गया है बरामद। बप्पा दास के घर से 5 करोड़ का कैश किया गया है जब्त। छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। सभी जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता आने वाले नेता से क्या अपेक्षाएं रख रही है और साथ ही कौन सी पार्टी लेकर मूड बना रही है, ये सब जानने के लिए के न्यूज की टीम क्षेत्र में पहुंची। यहां के हर वर्ग से के न्यूज की टीम ने बात की और उनका मन टटोलने का प्रयास किया कि आखिरकार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है और साथ ही जनता की क्या क्या अपेक्षाएं भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं अखिलेश द्विवेदी। हमारे इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां यहां के लोगों से जानूंगा जनता की मूड क्या है, क्या जनता चाहती है, किसको यहां पर सरकार बनाना चाहती है। हमारे साथ यहां पर पब्लिक यहां पे मौजूद है, इन्हीं से हम जानेंगे कि किसकी सरकार ये लोग देखना चाहते हैं। अभी तक यहाँ पे 5 साल कांग्रेस ने राज किया है। अब यहाँ पे एक और जहाँ पे पुरेंद्र मिश्रा बीजेपी से उतारे गए, तो वहीं उत्तर से कांग्रेस ने फिर एक बार जुनेजा को उतारा है। अब देखना होगा कि जनता क्या है चाहती है, जनता का मूड क्या है, क्या है जनता का मूड, क्या चाहती है जनता। कमल छाप, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कैसे मानते हैं कि अपराध का गढ़ बना हुआ है, तो ऐसे में क्या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी सरकार की है। कानून व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जनता की सुरक्षा करना भी सरकार की होती है। अगर इस टाइप का हो रहा है तो निश्चित ही सरकार का इसमें दोष है। बीजेपी शासनकाल में ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि मतलब गुंडे ही सरकार चला रहे हैं। गुंडे सरकार चला रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं हजारों करोड़ों रुपए का।
विकास कार्य में कोई ध्यान नहीं देते। इन 5 सालों में रायपुर शहर में कोई भी एक ऐसा कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है। नहीं, काका आने वाला है, कांग्रेस ही आएगा। हाँ। ये कैसे, आपको कैसे लगा? अरे भैया, किसानों का क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर का, ये सब चीज मिल रहा है, हैं? तो वो तो उसी को ही वोट देंगे ना यार, हैं? 500 रुपया सब्सिडी दूंगा, लेडीज के नाम से है, बोला है। हाँ। नहीं हाँ, हमको तो भाई देखो, जो विकास करे वो आए। हमको जो दिखता है कि इन्होंने विकास किया था और हमको अच्छा लगता है यहाँ रहने में, जाने में, घूमने में, फिरने में, तो मुझे वो चीज़ पसंद आती है, तो वो ठीक है, वो होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए आपने उसको, या तो आप उसको गौरव पद देखिए, पूरा सूखा पड़ा है। जितने पेड़ लगे थे वो सब ड्राई हो गए हैं, उसका भी कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। और जो मेरिन ड्राइव के चारों तरफ आपने दुकानें बना दी, उसको कमर्शियल हब बना दिया। एक अच्छा खासा गार्डन था, ठीक है, अब उसमें पार्किंग की व्यवस्था कहाँ से होगी? जिन्होंने बताया कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अब देखना होगा कि परिवर्तन होता है या कांग्रेस की फिर वापसी होती है। आने वाले 3 तारीख को पता चलने वाला है किसकी सरकार बनती है और आने वाले समय में कौन विकास कराता है। चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी पार्टी अपने रूठों को मनाने में असफल नजर आ रही है। वैशाली नगर विधानसभा से बीजेपी के पदाधिकारी रहे जयप्रकाश यादव ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। बता दें कि वैशाली नगर विधानसभा में बीजेपी ने राकेश सेन को अपना नया प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज चल रहे जयप्रकाश यादव ने रिकेश सेन के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खुद को चुनाव में उतारा है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम जी। बताएं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। वैशाली नगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा दोनों एक ही विद्यालय में अगर पढ़ते हो तो उन दोनों में जैसे हमने देखा है कि बीपीएल के तहत जो है आरटी के तहत प्रवेश मिल जाता है गरीब बच्चों को, परंतु उनके साथ अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसा व्यवहार होता है कि खुद ही वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसी नीति बननी चाहिए जो इन दोनों के बीच की जो खाई है उसको दूर करे। और इसमें सबसे बड़ा जो वैशाली नगर विधानसभा में जो मुद्दा है वो वैशाली नगर विधानसभा का ऐसा विकास हो जो कि समूचे छत्तीसगढ़ में एक अनूठी पहचान और मिसाल बने। मैं एक इंजीनियर हूं, तो हमने देखा है कि गर्भवती महिलाओं को जब लेकर जाया जाता है अस्पताल, उस दौर पे देखा है कि बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी सड़कें होनी चाहिए गलियों में भी जो कि सुविधाजनक तरीके से उनको हम अस्पताल लेकर जा सकें। गली गली में सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीवरेज की समस्या जो होती है वो हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए। सीवरेज की समस्या के लिए जो नालियां बनी है यहाँ पे, पुरानी बनी हुई है 40 साल 50 साल पुरानी, उनको दुरुस्त करके एक नए। प्रकाश जी, आपकी पृष्ठभूमि बीजेपी के हिसाब से रही है और आप उसमें पदाधिकारी भी रहे हैं। अब आप चुनाव में खड़े हो गए, तो क्या पार्टी ने आपको बनाने की कोशिश नहीं की? सभी वरिष्ठ नेताओं का मुझे फोन आया और उन सबका मैं बहुत हृदय से सम्मान भी करता हूं। और जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई प्रत्याशी से है। व्यक्तिगत रूप से ये प्रत्याशी कांग्रेसी है और एक थोपा हुआ और दागी प्रत्याशी है, जिसकी वजह से हम सब कार्यकर्ताओं का विरोध टिकट मिलने के पहले भी इसके प्रति था और टिकट मिलने के बाद भी है। खबर रायपुर से है, जहां एक ऐसा विधायक जिसको एक्टिवा वाला विधायक कहा जाता है, जिनका कोई कार्यालय नहीं है और न ही उनके साथ कोई काफिला चलता है, सुबह से ही सड़कों पर और चौक चौराहों पर दफ्तर लगाते फिरते हैं। कुर्सी की जगह एक्टिवा की सीट पर ही बैठकर आम जनता से मुलाकात करते हैं। अपनी स्कूटी की डिग्गी में शील स्टाम्प हमेशा लेकर घूमते हैं। वहीं जरूरी फाइल पर दस्तखत ऑन द स्पॉट करते हैं। आज के समय में यह विधायक छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज भी स्कूटर की सवारी नहीं छोड़ते। चलिए जानते हैं इस एक्टिवा वाले विधायक की पूरी कहानी। क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। पुतल के बाद कुलदीप जुनेजा को मौका मिला है। विधानसभा का बिगुल बज चुका है। यहाँ पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। कुलदीप जुनेजा से जानते हैं कि इस बार आपको फिर से एक बार मौका दिया गया है। स्कूटी में सवार होकर क्या स्कूटी आपको पार लगाने वाली है? पहले भी लगाई है। स्कूटी पार के साथ साथ जनता का प्यार मिलता है,
चौथी बार कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा किया है और इसलिए भरोसा किया कि जनता का भी प्यार है। वापस कांग्रेस की झोली में उत्तर सीट डलेगी। मुख्यमंत्री का काम, मुख्यमंत्री का नाम, पूरी जनता एक ही चीज़ बोल रही है ना, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। तो कांग्रेस और भूपेश बघेल जी के साथ में उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिली है। तो यहाँ की उत्तर की जनता वापस ये सीट को कांग्रेस की झोली में डालेगी। बीजेपी बोलती है कि कुलदीप जुनेजा जी अगर टू व्हीलर में घूमते तो हम रिक्शा चलाएं, 3 चक्का चलाएं। क्या 3 चक्का आगे जाने वाली? कब चलाए 3 चक्का? एक दिन दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। यहाँ 30 साल से चला रहा हूँ एक्टिवा, जनता ने देखा है। एक दिन में मैं नहीं चलाया 3 रिक्शा और 3 रिक्शा, क्या क्या बोल रहे हैं वो, उससे वो नहीं है। पुरंदर मिश्रा जी भले अच्छे आदमी हैं, लेकिन 15-20 साल से कभी इस क्षेत्र में उनको कोई देखा नहीं है, कोई उनको जानता नहीं है। किसी भी जनता से पूछोगे पुरंदर मिश्रा कौन है, बोलता है वो कहाँ के हैं पुरंदर मिश्रा। ये वाली बात है। किन मुद्दाओं को लेकर जनता से आप मिल रहे हैं? मैं जनता के पास मुख्यमंत्री की इतनी योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश में इतनी योजनाएं दी हैं उन्होंने कि उनके पास मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो यहाँ खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही है। आगे की खबरें आप देखेंगे हमारे सहयोगी सोनी चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। रायपुर उत्तर सीट के मतदाता हर चुनाव में अलग अलग पार्टी के विधायक चुनते आ रहे हैं और इस सीट पर सिंधी समाज, उत्कल समाज, गुजराती समाज और सिख समाज, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। यही कारण है कि यहां कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से समाज विशेष का उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है। रायपुर उत्तर विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, कई मंत्री और विधायक, सांसद रहते हैं। ये सीट भौगोलिक परिस्थिति से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन सहित तमाम बाजार, व्यापारिक केंद्र और व्यापारिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कई IAS, IPS भी रहते हैं और ये भी एक कारण है कि रायपुर का ये सीट बेहद मायने रखता है। गरीब बच्चों को, परंतु उनके साथ अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसा व्यवहार होता है कि खुद ही वो स्कूल छोड़ देते हैं। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। जी बताएं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। वैशाली नगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा दोनों एक ही विद्यालय में अगर पढ़ते हो तो उन दोनों में जैसे हमने देखा है कि BPL के तहत जो है RT के तहत प्रवेश मिल जाता है गरीब बच्चों को, परंतु उनके साथ अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसा व्यवहार होता है कि खुद ही वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसी नीति बननी चाहिए जो इन दोनों के बीच की जो खाई है उसको दूर करे। और इसमें सबसे बड़ा जो वैशाली नगर विधानसभा में जो मुद्दा है वो वैशाली नगर विधानसभा का ऐसा विकास हो जो कि समूचे छत्तीसगढ़ में एक अनूठी पहचान और मिसाल बने। मैं एक इंजीनियर हूं, तो हमने देखा है कि गर्भवती महिलाओं को जब लेकर जाया जाता है अस्पताल, उस दौर पे देखा है कि बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसी सड़कें होनी चाहिए गलियों में भी जो कि सुविधाजनक तरीके से उनको हम अस्पताल लेकर जा सकें। गली गली में सड़कें बहुत अच्छे होनी चाहिए। सीवरेज की समस्या जो होती है वो हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए। सीवरेज की समस्या के लिए जो नालियां बनी है यहाँ पे, पुरानी बनी हुई है, 40 साल 50 साल पुरानी, उनको दुरुस्त करके एक नए। प्रकाश जी, आपकी पृष्ठभूमि बीजेपी के हिसाब से रही है और आप उसमें पदाधिकारी भी रहे हैं। अब आप चुनाव में खड़े हो गए, तो क्या पार्टी ने आपको बनाने की कोशिश नहीं की? सभी वरिष्ठ नेताओं का मुझे फोन आया और उन सबका मैं बहुत हृदय से सम्मान भी करता हूं। और जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई प्रत्याशी से है। व्यक्तिगत रूप से ये प्रत्याशी कांग्रेसी है और एक थोपा हुआ और दागी प्रत्याशी है, जिसकी वजह से हम सब कार्यकर्ताओं का विरोध टिकट मिलने के पहले भी इसके प्रति था और टिकट मिलने के बाद भी है। और उन सब कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। क्या बीजेपी के प्रत्याशी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? मुझे सभी पार्टी के नेताओं का फोन आया, वरिष्ठ नेताओं का, दिल्ली स्तर के नेताओं का भी फोन आया, सभी का फोन आया, परंतु श्री रिकेश सिंह जी ने यह उचित नहीं समझा कि वो मुझसे बात करें। तो रायपुर सीट बेहद अहम, कई दावों और वादों के साथ चुनावी मैदान में ये प्रत्याशी नजर आ रहे हैं।
मरवाही विधानसभा का जिक्र कर लेते हैं और ये सीट भी बेहद अहम है। कांग्रेस से बागी हुए क्षेत्र के कद्दावर नेता गुलाब राज, जो कि कांग्रेस पार्टी से बगावत कर अब JCCJ का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और टिकट पर चुनावी मैदान पर हैं। इसी पार्टी से प्रत्याशी हैं, जिनसे हमारे संवाददाता रितेश शुक्ला ने खास बातचीत की है। हमारे साथ मरवाही विधानसभा से JCCJ के विधायक प्रत्याशी गुलाब राज जी मौजूद हैं। गुलाब जी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसको लेकर आप 2018 में स्वर्गीय जोगी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन आज उसी पार्टी से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सन 2018 में मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था और उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था। परिस्थितियाँ थी, आज ऐसा परिस्थितियाँ आ गई कि मुझे पुनः 2023 में योगी जनता कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया। ये एक क्षेत्र का और हमारे योगी कांग्रेस का निर्णय है। गुलाब जी, आप लोग लगातार क्षेत्रीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठा रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कितना असर व्यापक रूप से पहुंच पाया है आदिवासियों के बीच में? देखिए, ये जो भीतरी और बाहरी का बनाम है पूरे मरवाही विधानसभा में है और कोई मात्र आदिवासी समाज के लिए नहीं है। ये क्षेत्र के हित के लिए, क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए, इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और निश्चित ही हम सब लोगों को इसकी सफलता मिलेगी। आप अभी जनता के बीच में जब पहुंच रहे हैं, तो कौन से मुद्दे हैं ऐसे स्थानीय मुद्दे जिनको लेकर आप मरवाही विधानसभा के स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि मरवाही विधानसभा का बाहरी और भीतरी का मुद्दा है। दूसरा है विधायक जी का निष्क्रियता। आज आप क्षेत्र में चले जाइए, विधायक जी की निष्क्रियता का बहुत बड़ा प्रमाण है। एक पटवारी की समस्या है, ग्राम सेवक की समस्या है, किसानों की समस्या है। जितने भी शासकीय योजनाओं का जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए, ग्रामवासी को मिलना चाहिए, विधायक की निष्क्रियता को जैसे ठीक नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आपने सुना, गुलाब राज जो कि JCCJ के विधायक प्रत्याशी हैं, इन्होंने बताया कि अगर इनकी पार्टी जीत कर आती है तो निश्चित ही मरवाही में विकास कार्य संभव हो सकेंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ रितेश शुक्ला, के न्यूज़ इंडिया। तो उम्मीदवार बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। खबर सख्ती से है, जहां पर बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और छोटेलाल भरद्वाज के द्वारा महिलाओं को साड़ी वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रगतिशील सतनामी समाज के जिला अध्यक्ष के घर में ये कार्यक्रम चल रहा था। जयजयपुर विधानसभा में वोटर्स को रिझाने के लिए साड़ी बांटने का आरोप भी लगाया गया। जयजयपुर विधानसभा 37 उदन 10 टीम से किया गया और 169 नग साड़ी जब्त कर थाना जयजयपुर में सुपुर्द की गई, जिसकी कुल कीमत करीब 27,384 रुपए बताई जा रही है। और प्रगतिशील सतनामी समाज के जिला अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में 3 वर्ष से अपने घर ओडकेरा में कार्यक्रम का समाज के महिला और पुरुष का सम्मान करते आ रहे हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बसना विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने अपने जनसंपर्क यात्रा के दौरान बसना विधानसभा क्षेत्र और बीजेपी मंडल पिरदा के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया। यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने फूलमालाओं से स्वागत किया और आरती और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल और मंजीरों की थाप पर बीजेपी के जयकारे और नारों के साथ लोग काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि जनसंपर्क के दौरान संपत अग्रवाल ने ग्रामों में जनसंपर्क कर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रमुख कार्यों का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने जनसंपर्क दौरान बसना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने पर आप सभी से भारी मतों से विजयी बनाने का सहयोग और आशीर्वाद भी प्रदान किया। बढ़ते आगे, घनौरा का रुख करते हैं। घनौरा हलके के अंतर्गत आने वाले गांव रायपुर को गांव पिप्पल और गंगोली, बल्लोपुर और ऊंटसर से जोड़ने वाली 3 लेन सड़कों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। पिछले दिनों हुई बारिश ने और बाढ़ सड़कों की हालत और खस्ता कर चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं। रायपुर के सरपंच और ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से उनके गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली 3 लिंक की जो सड़कें थीं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करती थी, वो टूट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रायपार गांव से पीपल मंगोली
होते हुए बया मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत हुए कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं और इस बात का भी जिक्र कि सड़क से मिट्टी से भरे ट्रक गुजरते हैं। ओल्ड ट्रकों के कारण यहाँ पर 5 से 6 सालों से इस सड़क को ठीक तक नहीं किया गया और इसी के चलते ये जर्जर हो गई है। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਰੈਪਰ ਨੇੜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ? ਬਰਸਾਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਘੱਗਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੜਕ। खबर मंडला से है, जहां बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाकर पूर्व बीजेपी विधायक और बीजेपी विधायक शिवराज शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन नामांकन वापसी की तारीख पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो अंतिम तारीख में अपना नामांकन वापस ले लेंगे और हुआ ऐसा ही। नामांकन वापसी के बाद शिवराज का कहना है कि वो संघ के स्वयंसेवक हैं, बीजेपी और संघ मेरा मंदिर है, मेरे वरिष्ठ नेतागण मुझसे मिलने इसलिए मैंने नामांकन वापस लिया, वो मिले, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। स्वयं सेवक रहा हूं और मेरे लिए वो संस्था आज भी मंदिर के समान है। मैंने पहले कहा है आपको, और भारतीय जनता पार्टी भी मेरे लिए मंदिर है। मैं जिस मंदिर से निकल करके आज विधायक बना, जनपद का अध्यक्ष बना और अनेक पदों में रहा। हमारे वरिष्ठ जनों का फ़ोन आया, वरिष्ठ नेता हमसे मिलने आए, बिछिया में आए, और अभी हमारे यूपी के मंत्री जी हैं। सब लोगों ने कहा कि जिस संस्था में आपका पूरा बचपन जीवन गुजरा है, आप उससे दूर हों वो उचित नहीं है। और मेरे मन में भी आया कि मुझे अपने मूल संस्था में ही रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बिछिया विधानसभा के रावत गार्डन हेलीपैड पहुंचे और बीजेपी जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी, विधायक प्रत्याशी और डॉक्टर विजयानंद मरावी और समस्त कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का भव्य स्वागत किया और इसके बाद रोड शो और एक शिवहरी कॉम्प्लेक्स में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिछिया से सिर्फ विधायक नहीं, अच्छा जनसेवक आप चुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने बिछिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर विजय आनंद मरावी के विशिष्ट विषय में संबोधित करते हुए कहा है कि डॉक्टर विजय आनंद मरावी अपने छात्र जीवन से सेवा भाव के रूप में अनेक कार्य किए और अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज के जबलपुर के अधीक्षक रहते हुए उन्होंने सेवा के अनुकरणीय कार्य किए। बिछिया विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि एक अच्छा सेवक चुनेगी जो जनता की सेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के झुंझुनू से अगली खबर। झुंझुनू जो विधानसभा क्षेत्र है उसके रिटर्निंग अधिकारी कविता गोदारा और सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौधरी और अनिल कुमार मीणा के निर्देशानुसार जिले में कार्यशील विभिन्न फ्लाइंग स्क्वाड टीमों और पुलिस फोर्स द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में रेलवे स्टेशन झुंझुनू पर जांच की कार्रवाई की गई और इस दौरान रेलगाड़ी में आवाजाही करने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच पड़ताल की गई। जांच के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड टीम प्रभारी महावीर प्रसाद की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन झुंझुनू पर 7 किलो 6 ग्राम चांदी की भी इस दौरान जब्त की गई। कोष कार्यालय में जमा करवाया गया और इस दौरान रेलवे पुलिस के सीताराम, शेर सिंह और मक्खनलाल आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
बढ़ते आगे, औरंगाबाद शहर में शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार संपन्न कराने और शांति समिति के सदस्यों और दुर्गा पूजा कमेटी व मुहर्रम कमेटी को सम्मानित किया गया। नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष पंकज सैनी की देखरेख में ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीओ विजयंत सिंह और एसडीपीओ मोहम्मद अमानुल्लाह शामिल हुए और कार्यक्रम का संचालन नगर थाना अध्यक्ष ने किया। दोनों पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित दोनों समुदायों के लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर शॉल भेंट कर सम्मानित किया और शांति समिति, दुर्गा पूजा समिति और मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के साथ साथ पदाधिकारियों ने भी इस पहल के लिए नगर थाना अध्यक्ष पंकज सैनी की सराहना की। और इसी बीच आपको अलीगढ़ से खबर बता दें, फौजी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस और अस्पताल डॉक्टर स्टाफ से अभद्रता की इस शख्स ने अभद्रता और मारपीट का लाइव घटना जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बन्ना देवी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से ये घटना सामने आ रही है जहां पर इस शख्स ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और ये पूरा घटनाक्रम फौजी का वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। अगली खबर उन्नाव से सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार कंटेनर में पीछे से जा घुसी, कार के परखच्चे उड़ गए और कार के 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घायलों को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया है। घायलों में 2 की मौत बताई जा रही है और 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते लखनऊ से कानपुर की ओर ये कार आ रही थी और हाईवे पर जाम लगा हुआ था। जाम खुलवाने में पुलिस जुटी हुई। कानपुर के नौबस्ता के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं हमें तक। सोहरा मऊ थाना क्षेत्र के लखनऊ कानपुर राजमार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। तो सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। 2 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत और इसके चलते हाईवे पर जाम लग गया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासनिक अमले ने यातायात बहाल किया। फिलहाल 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और 2 लोगों की इस हादसे में मौत। उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे, इसी बीच लखीमपुर खीरी से अहम खबर। पुलिस अभिरक्षक से फरार आरोपी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था आरोपी और इसी बीच फरार हो गया। जिला जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था अपराधी। पुलिस को चकमा देकर ये आरोपी मौके से फरार। तो फरार के खिलाफ गोला कोतवाली में दर्ज की गई तहरीर। महाधिवक्ताओं ने पुलिस की लापरवाही बताई है। पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली। पुलिस अभिरक्षक से आरोपी फरार हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। आज एक मुलजिम करण बाबू भाग गया है यहाँ से और इसमें ये गोला से जेल में बंद था। 420 का मुकदमे के खिलाफ दिखा था इसकी। ये ऐसा लगा है और इसमें लापरवाही की जांच की जा रही है और लापरवाही जो कर्मचारी किया उसके खिलाफ पैदा कार्रवाई की जाएगी और टीमें हम लोगों ने कैटे में गठित कर दी गई है। गिरफ्तारी की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या ये गाड़ी से भागा या दीवार बांध के भागा है? अब ये लोकअप से भागा, गाड़ी से नहीं, लोकअप से भागा है। 307 का भी मुलजिम है क्या सर? ये अभी 420 का भी है मुलजिम है और अभी इसका खिलाफ मुकदमा गोलम लिखा है। 307 का भी है क्या सर? 307 भी इसमें और देखिए जानकारी की जा रही है।
बढ़ते आगे, इसी बीच प्रयागराज से आपको खबर बता दें, सरकारी सड़क पर कब्जा हटवाने की मांग की गई है। तहसील के चक्कर काटने को ये पीड़ित मजबूर हुआ। 9 बार सीएम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करा चुका है, फिर भी पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो अवैध कब्जे को हटाने को लेकर मांग पर अड़ा हुआ है। 9 बार सीएम पोर्टल पर इस बात की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रशासनिक स्तर पर इस शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। सरकारी सड़क पर कब्जा हटवाने को लेकर तहसील के चक्कर काटने को मजबूर ये पीड़ित। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। राजधानी समेत 4 शहरों को तोहफा मिला है। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब बनाए जाएंगे बस पोर्ट। रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स लिमिटेड अब विकास करेगी। ओमेक्स के एचडी मोहित गोयल ने ये जानकारी साझा की है। पहली बार बस अड्डे पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी यात्रियों को। सरकार के साथ PPP मॉडल पर ये बनाए जाएंगे बस अड्डे। तो PPP मॉडल पर ये बनाए जाएंगे बस अड्डे। कौशाम्बी, गाजियाबाद और प्रयागराज में बस पोर्ट बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट जैसा सहूलियत यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी। 3 से 4 साल में ये बनकर तैयार होंगे। तो एयर कंडीशनर और टर्मिनल की तरह बसों का भी जो लाइव लोकेशन है वो आसानी से मिल सकेगा। रूट व टाइम चार्ट की भी सहूलियत मिलेगी। बस पोर्ट में फूड, जंक्शन और टिकट की भी व्यवस्था होगी। बस पोर्ट पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।